अमेरिका, इजराइल और बाकी जो भी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, जंग कहाँ खत्म होगी पता नहीं। शुरू तो कर दी है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उनका जो होगा होता रहेगा। लेकिन उसी में से बीच में एक खबर निकल के आ रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी देश पे, इन दो देशों में अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो हमला सऊदी अरब अपने पे मानेगा और तुरंत रिएक्ट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा पाकिस्तान की मदद के लिए। सेम यही स्थिति पाकिस्तान की थी कि अगर सऊदी पे हमला होता है तो पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा। ईरान जूझ रहा है 10 देशों के साथ, अमेरिका, इजराइल और बाकी जो भी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज। जंग कहाँ खत्म होगी पता नहीं। शुरू तो कर दी है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उनका जो होगा होता रहेगा। लेकिन उसी में से बीच में एक खबर निकल के आ रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी देश पे, इन दो देशों में अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो हमला सऊदी अरब अपने पे मानेगा और तुरंत रिएक्ट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा पाकिस्तान की मदद के लिए। सेम यही स्थिति पाकिस्तान की थी कि अगर सऊदी पे हमला होता है तो पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा। ईरान ने सऊदी अरब को घेर लिया है, क्योंकि वो सपोर्टर है पाकिस्तान का। उस पाकिस्तान का तो है, अमेरिका का माफी चाहेंगे, अमेरिका के उसके अड्डे अड्डे हैं। लेकिन पाकिस्तान खामोश है। ये पाकिस्तान का त्रिशंकु में फंस गया है। अब क्यों नहीं जाता है? जब सऊदी पे ईरान हमला कर रहा है तो सऊदी को बचाने क्यों नहीं जाता है? उस SMDA जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत। 17 सितंबर पिछले साल सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक रक्षा संधि हस्ताक्षर की, जिसमें यह कहा गया कि अगर एक देश पे हमला होता है, दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। और ये जो अब ईरान पे हमला हुआ 28 फरवरी को इस साल, और उसी दिन ईरान ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? ये एक मूल सवाल है। नहीं, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौता देश है दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां रूस, अमेरिका और चीन। तो पाकिस्तान ने चाहे सऊदी अरेबिया की मदद की हो ना हो, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कुछ किया ना हो, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ। जब अगला मौका आएगा ऋण लेने का, ये तीनों महाशक्तियां फिर पाकिस्तान का समर्थन करेंगी और पाकिस्तान को फिर अरबों डॉलर ऋण मिल जाएगा। पाकिस्तान को पैसे से मतलब है, उन्हें ये महाशक्तियां दे देती हैं। सॉरी सर, आपको, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूं, डिनाई नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आप पाकिस्तान के बारे में आपने जो बताया। लेकिन मुझे पाकिस्तान लग रहा है, पाकिस्तान जिसके लिए रूस, अमेरिका और चीन जब चाहेंगे शिकार को शिकार करने के लिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, शेर को पिंजरे में लेने के लिए, और जो अपना असली शिकार करना है, इनको जो टारगेट होगा गोल वो अचीव करेंगे। गाजा नरसंहार को भूल के हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब और अजरबैजान के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर देगा, सऊदी अरब के हित में। ऐसा नहीं हुआ। सऊदी अरब के जो रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने रियाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात के बाद रक्षा समझौते को एक्टिव करने की बात भी कही है। पाकिस्तान क्या है जिसको कि शिकार करने के लिए तीनों दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, चीन, रूस इस्तेमाल करेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और ये बात पाकिस्तान जानता है लेकिन जता नहीं रहा है। रणजीत जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तीनों महाशक्तियां इसके साथ हैं, क्योंकि तीनों महाशक्तियों को पाकिस्तान से फायदा है किसी ना किसी रूप में। पाकिस्तान को इनसे पैसा मिलता है। तो दोनों के अपने अपने जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे दर्शकों को बताना चाहूंगा। पिछले साल जब सिंदूर हुआ, उसके बाद 1 महीने तक भारत के 7 डेलीगेशंस, जिनमें 59 सदस्य थे, उन्होंने 33 देशों का दौरा किया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों का गढ़ है, कैसे उसने पहलगाम आतंकवादी हमला कराया और कैसे हमारी भारी विजय हुई सिंदूर। जब हमारे 7 डेलीगेशन 59 देशों मेंबर्स के 33 देशों में घूम रहे थे, उसी 1 महीने में पाकिस्तान को 43.4 अरब डॉलर का ऋण मिला, दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एजेंसी से, IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक से। और ये तीनों अर्थव्यवस्था जो संगठन है, इनमें ज्यादा वोटिंग राइट्स तीनों महाशक्तियों के, अमेरिका, रूस और चीन। और बाकी जो उसके सदस्य हैं, ये तीनों अर्थव्यवस्था वाली संगठनों के, वो G20 के सदस्य हैं। और G20 का शिखर सम्मेलन भारत ने अक्टूबर 2023 में किया था, जहां पे हमने 4,000 करोड़ रुपए मेहमान नवाजी में खर्च किए। ये सदस्य आए, खान मार्केट में कॉफी पी, दिल्ली हाट में चाट पापड़ी पकौड़े खाए, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया, पाकिस्तान के लिए वोट किया। जानते हुए कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया पहलगाम में, तब भी पाकिस्तान के लिए वोट किया। तो ये चीज अपने आप में चिंताजनक है। जहां हम एक तरफ कहते हैं, हम मानते हैं, पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, पाकिस्तान एक फटीचर देश है, लेकिन तभी इसको क्यों इतने बड़े पैमाने पे ऋण मिल रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो आतंकवादी को दे रहा है, पूरी दुनिया जानती है।
ये चिंता का विषय कि पाकिस्तान में पैसा आना बंद ही नहीं हो रहा है, तभी तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो थोड़ी सा सीधी सी बात है कि फटीचर होने के बाद भी फर्राटे से दौड़ रहा है वो, अमेरिका, चीन और रूस के पैसे पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपना। उसके लिए मलाई मिल रही है, खा रहा है। कल क्या होगा भविष्य को लेकर वो चिंतित नहीं है, वर्तमान उसका मौज में है। और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने रियाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से जो मुलाकात की थी और ये कहा था कि भाई आपका क्या रुख है, जो रक्षा समझौता हुआ है पिछली साल सितंबर 2025 में, जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान ने, उनके इशारे ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, उसमें आप क्या सोचते हैं? जब असीम मुनीर से कहा, असीम मुनीर खामोश रहा है। सोडी साहब, एक चीज आ रही है, ईरान ने अजरबैजान के नख्चिवन हवाई अड्डे पे ड्रोन हमला किया और उसके बाद उसने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी और रियाद पर मिसाइल से हमले किए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब को ये पाकिस्तान तो घाघ और मक्कार चतुर तो है ही, और चीन और अमेरिका जैसे जिसके गुरु हों, रूस जैसे जिसके गुरु हों, सलाहकार हों, वो मात क्यों खाएगा? विश्व की महाशक्तियां तीन हैं, वो तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग देते हैं। तो ये सऊदी अरब जब मुसीबत में है, ईरान उस पर हमले कर रहा है और संधि इनकी है, सऊदी अरब और पाकिस्तान की एक दूसरे की मदद करने के लिए मुसीबत में, युद्ध के टाइम पे, फिर भी पीछे हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसमें चीन बैक दे रहा हो, दिमाग दे रहा हो कि अभी तुम रिएक्ट मत करो सऊदी की तरफ से, और उधर अमेरिका ने सऊदी को समझा दिया हो कि पाकिस्तान साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम संभालेंगे। देखिए, जहां तक चाहे अजरबैजान है चाहे सऊदी अरेबिया है, इन पे जो ईरान ने हमले किए, यही दो देश नहीं, खाड़ी के जितने देश हैं जिन पे ईरान ने हमले किए हैं, दिल से वो जानते हैं कि ईरान उनके खिलाफ नहीं, ईरान सिर्फ अमेरिका की वजह से हमले कर रहा है। तो अगर हम कोई सोच रहा है कि जी ये जितने खाड़ी के देश हैं सारे ईरान के बिल्कुल नफरत में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि पूरी बाजी पलट जाएगी ईरान के फेवर में जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि ईरान ने तो विजेता होकर निकलना है। मैंने इस पे लेख भी लिखा था, जो पिछले 12 दिन का युद्ध हुआ था, ईरान उसमें पायरिक विक्ट्री थी उसकी, एक सैनिक भाषा होती है पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है बेशक एक देश का नुकसान ज्यादा हो, लेकिन युद्ध में विजयी वो होता है। पिछले साल भी हालांकि ज्यादा सैनिक ईरान के मरे थे, ज्यादा बिल्डिंग ईरान की बर्बाद हुई थी, लेकिन जीता ईरान था। उसे पायरिक विक्ट्री कहते हैं। इस साल भी इस युद्ध में जब भी खत्म होगा जीतेगा ईरान, पायरिक विक्ट्री ईरान की होगी। पिछले साल जो युद्ध हुआ वो सिर्फ इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में सीमित था, अमेरिका के बीच में भी नहीं, वो तो एक एक फर्जरी हमले हुए थे, बाकी तो इसराइल और ईरान की 12 दिन का युद्ध था। इस बारी तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला किया है। जब ये युद्ध खत्म होगा, मिडिल ईस्ट देशों को ऑलरेडी एक चीज उनके जहन में आ रही है कि हमने पिछले दशकों में इतने अरबों डॉलर खर्च किए अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए, और पहले दिन ही वो छाता फट गया। तो हमने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। इस युद्ध के बाद ईरान मिडल ईस्ट में और ताकतवर होकर निकलेगा, अमेरिका की जो स्टैंडिंग है और कम हो जाएगी, और इसराइल के लिए और दिक्कतें होंगी। मिडल ईस्ट के जो देश हैं वो ईरान के कोई नफरत में नहीं, उन्हें पता है ये सारा युद्ध किसके लिए हो रहा है, अमेरिका की वजह से। छोटे साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चतुर तो है ही, मक्कार तो है ही, सलाहकार तो इसके मजबूत है ही पाकिस्तान के, भले ही भारत का दुश्मन कट्टर नंबर 1 हो, घाघ भी हो, लेकिन वो अपना काम तो साध लेता है। उसने कहीं ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने जब मदद के लिए कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ये कह के पीछे हट गया हो कि अभी तो हम खुद ही अफगानिस्तान से जूझ रहे हैं, हमें अपनी जान बचानी मुश्किल है। ये उसका लॉजिक, तार्किक जवाब हो सकता है, बचत का एक रास्ता हो सकता है निकलने का, सुरक्षित सुरंग। क्या सहमत है आप? देखिए, मैं तो इस चीज से सहमत इसलिए नहीं क्योंकि ऐसी ऐसी टिप्पणी तो पाकिस्तान करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में पूर्ण युद्ध तो है नहीं, कुछ जगह लोकलाइज झड़पें हैं, पूरा युद्ध तो है नहीं। तो अगर ऐसा बोलेगा तो सऊदी अरेबिया पहले हंसेगा इस पे। पाकिस्तान, जो मेरे को लगता है पाकिस्तान ने बात को गोल मटोल कर दिया होगा, या जैसे आपका आंकलन ये भी सही है कि पीछे से चीन और अमेरिका ने बोला हो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को शांत होने के लिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ये जंग और बढ़े। क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक सांसदों को के साथ जब वो गोल्फ खेल रहे थे मार लगो अपने गोल्फ रिजॉर्ट में, वो उन्होंने कह दिया कि युद्ध मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, इसे मैं लंबा नहीं खींचूंगा। तो ये युद्ध तो खत्म होने के स्टेजेस पे कब हो हमें पता नहीं, लेकिन अमेरिका अब इस युद्ध को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता है। तो अगर वो लंबा नहीं खींचना चाहता, वो ये भी नहीं चाहेगा कि इस युद्ध का फ्रंटेज बढ़े, क्योंकि नुकसान तो ज्यादा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका में इस युद्ध से पहले 28 फरवरी से पहले जो तेल था उसकी कीमत वहां पे $1.5 प्रति गैलन थी, और आज तेल वहां $5 प्रति गैलन हो गया। तो आप समझ सकते हैं वहां पे तेल की किल्लत है, लंबी लंबी लाइनें शुरू हो गई हैं, तेल जो मिल रहा है बड़ी देर के बाद मिल रहा है, इतना महंगा मिल रहा है। तो अमेरिका के अंदर तो किल्लतें शुरू हो गई हैं। अगर अमेरिका के अंदर किल्लतें शुरू होंगी तो फिर पाकिस्तान कैसे बचेगा? मक्कारी से सब काम तो नहीं हासिल हो जाएंगे, सफलताएं नहीं मिल जाएंगी। और खासतौर पर जो ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका हो सऊदी के साथ, और उस टाइम पाकिस्तान पीछे हट गया हो, अंदर खाने क्या चल रहा है, सब बातें बाद में निकल के आएंगी, अभी सब कुछ कहना। लेकिन एक चीज तो है, क्या पाकिस्तान पे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं बना होगा सर, सऊदी अरब के साथ इस वक्त ना खड़े होने पे? अगर हम पाकिस्तान के नजरिए से देखें, उस पर जो डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, कोई भी हो, उस पर ग्रे लिस्ट पे हो, एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट पे हो,
उसे क्या क्या फर्क पड़ता है जब तक उसे तीनों महाशक्तियां पैसे दे रही हैं। चीन तो उसके साथ बिल्कुल जिगरी दोस्त के तौर पे खड़ा है, रूस भी उसके साथ इंक्लाइंड है, अमेरिका तो हमने देख लिया डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल के कार्यकाल में कितनी बार उसने पाकिस्तान की प्रशंसा की है। तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसे से मतलब है, तीनों महाशक्तियां उसको पैसा दे रही हैं, उसका काम हो रहा है। सोडी साहब, अजरबैजान के इजराइल के साथ बहुत मजबूत रक्षा संबंध है, दुनिया जानती है। इजराइल अपने एडवांस हथियारों की सप्लाई अजरबैजान को करता है, ये भी सबको पता है। ईरान को हमेशा से डर रहा है कि अजरबैजान अपने क्षेत्र का इस्तेमाल इजराइल को अपने खिलाफ हमला करने के लिए दे सकता है या करा सकता है। और इसी डर के साथ ईरान ने अजरबैजान के नक्शिवन पर ड्रोन हमले कर दिए, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड होने की खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें। अजरबैजान ने इराक को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ये सब अजरबैजान की जो उछल कूद है, ये कहां खड़ी होती नजर आ रही है आपको आगे 1 हफ्ते बाद ईरान इजराइल अमेरिका की जंग के बीच में? देखिए, मेरे को तो जब तक ये जंग चलेगी, बेशक 1 दिन और चले या 1 महीना और चले, मेरे को कोई भी इस्लामिक देश ईरान के ऊपर हमला करता हुआ नहीं दिख रहा है। जो कर रहा है वो अमेरिका इसराइल कर रहे हैं, क्योंकि जितने इस्लामिक देश हैं मिडल ईस्ट के, सारी अच्छी तरह जान गए हैं कि ईरान में बहुत ताकत है। बेशक वो सैनिक, आर्थिक, कूटनीतिक तौर पे उस तरह बाहुबली ना हो जिस तरह अमेरिका और इसराइल है, लेकिन वो भी बहुत पलटवार जवाब दे रहा है। और सबको पता है जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ, ईरान मिडल ईस्ट में और ताकतवर बन के निकलेगा, अमेरिका की जो स्टैंडिंग है वो बहुत गिर जाएगी, और इसराइल के लिए मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। ईरान ने कई देशों पे हमले किए हैं, किसी देश ने अपनी सेना को ईरान के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि अंदर से ये सारे मिडल ईस्ट के देश जानते हैं कि पलड़ा कहाँ जा रहा है, झुकाव किस तरफ है, आने वाले समय में क्या होने वाला लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, इससे तो एक सवाल आपकी बात से निकल के आ रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के वेस्ट के जो देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, जहां जहां अमेरिकन बेस थे और उनको तबाह कर दिया ईरान ने इस इन दिनों की जंग में, वो देश भी चाहते हैं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कि ईरान जो कर रहा है उनके अपने जमीन पे, यानी कि इन 7-8 देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें जहां जहां जो बेस हैं अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उनको तबाह किया ईरान ने, तो वो भी चाहते हैं कि भैया तू कर ले इनको तबाह। हम उससे, अमेरिका से तो नहीं लड़ सकते उसकी दादागिरी से, लेकिन तू खत्म कर ले। है। देश हैं ये, छोटे छोटे देश हैं, ओमान, कतार, ये बहुत छोटे देश हैं ईरान के कंपैरिजन में। इनकी सेनाएं कुछ 100 हजारों की है। ये अगर मोर्चा भी खुलवाते हैं तो कितना कर पाएंगे? उनके पास वो टेक्नोलॉजी तो है नहीं जो ईरान के पास है, हालांकि अमेरिका इसराइल के पास तो ईरान से भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो जब ईरान अमेरिका और इसराइल को नहीं छोड़ रहा है, तो क्या इन छोटे देशों की सेनाओं को छोड़ेगा?